गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। मैं आज फिर से आप लोगों के बीच पार्टनरशिप लेकर आया हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में जैसा हम लोग चर्चा कर चुके हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बारे में, उसी क्लास को हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आप लोग को मैं बताता चलूँ कि जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है और अप्रॉक्स 10 to 15 डेज में सभी स्कूल्स और कॉलेजेस भी ओपन होंगे। जो ग्रेजुएशन की एग्जाम है वो भी अब लेने की तैयारी की जा रही है, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय के हों, चाहे वो मगध विश्वविद्यालय के हों, चाहे वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के हों, सभी एग्जामिनेशंस भी अब लेने की तैयारी की जा रही है। तो आप लोग तैयार रहें, पढ़ाई से दूर मत रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन खुले और आपके एग्जाम्स स्टार्ट कर दिए जाए। हो सकता है कि होम सेंटर अवेलेबल किए जाए या कुछ और अल्टरनेटिव किया जाए, लेकिन एग्जाम्स लिए जाएंगे। यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का जो फर्स्ट पॉइंट था, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो हम लोग लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देख रहे थे। क्या होता है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहां तक हम लोगों ने क्लियर कर चुका है, कहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, कि सब आपको पिछले वीडियोस में मिलेंगे। आपका काम क्या है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा किया, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जिक्र था, जिसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में जिक्र था, जिसमें वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर जो 3 मेथड्स थे और जो थर्ड मेथड के 2 पॉइंट्स थे, वो सब हम लोग फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जो टॉपिक देखना है, जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले कि हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद का जो टॉपिक था, उसमें था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब है जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने वाला है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, which includes change in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement of old partner, or death of any partner. At the time of reconstitution of firm, which includes admission of a new partner, retirement of partner, death of any partner, if there is any profit or reserve, गौर से सुनिएगा, if there is any profit balance or balance of reserve in liability side of balance sheet, it must be divided or distributed among the existing partner in their old profit sharing ratio. यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ओल्ड से न्यू हो रहा है। तो इससे पहले कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इंप्लीमेंट करें, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, उसे पुराने पार्टनर्स में, मतलब जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल, 1 अप्रैल 2020 से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लागू होने वाली है। जो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो इक्वल थी 3 पार्टनर्स के बीच में, और जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1, जो कि इंप्लीमेंट कब से हो रही है, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब इससे पहले कि 1 अप्रैल 2020 को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इंप्लीमेंट करें, 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या रिजर्व और पीएल बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में है। अगर लायबिलिटी साइड में है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली क्यों कर रहा हूं, हर केस में इक्वल नहीं होगा। सिंस इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इसीलिए इक्वल बांटेंगे। जिस प्रश्न में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा दिया हो वैसा ही बांटेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में नहीं बांटेंगे। किस में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में। बाई रिजर्व करके तीनों को दे देंगे, बाई पीएल करके तीनों को दे देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और एनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि अगर पीएल जो प्रॉफिट है वो लायबिलिटी साइड में है तब तो ठीक है, अगर वो एसेट साइड में हो तो क्या होगा? पीएल के साथ साथ कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, जिसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, गुडविल हो गया। ये सब चीज अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में हो, इट मस्ट बी रिटन ऑफ बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। इससे पहले कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म करे, लायबिलिटी पक्ष वाले को तो बाई साइड में बांटेंगे ही बांटेंगे। अगर एसेट साइड में ये आइटम्स हो, कौन कौन से आइटम, इसे नोट जरूर कीजिएगा, कौन कौन से आइटम? पीएल अकाउंट अगर एसेट साइड में हो तो डेबिट तरफ बांटेंगे, लायबिलिटी में हो तो किधर बांटेंगे? क्रेडिट तरफ। अगर एसेट साइड में हो तो किधर बांटेंगे? डेबिट तरफ। क्लियर है? अब एसेट साइड में पीएल के साथ साथ और कौन कौन सा बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में बांटेंगे। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा, अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होगा, अगर गुडविल होगा, और भी कुछ होते हैं जो कि इसमें नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। सिंस हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो शेयर की बात यहाँ पे नहीं आ रही है। अगर कंपनी पढ़ेंगे तो उसके बैलेंस शीट में ये सब होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, पीएल। इन तमाम आइटम को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे, टू साइड बांट देंगे। रिजर्व और प्रॉफिट अगर लायबिलिटी साइड में हो तो बाई साइड में बांटेंगे। प्रॉफिट, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर एसेट साइड में दिया हो तो उसे डेबिट साइड में बांटेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पीएल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है? अब ये नोट कर लेने के बाद, ये नोट जरूर कर लीजिएगा। अब ये नोट कर लेने के बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक आज मैं डिस्कस करने आया हूं आपके सामने वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट? चूंकि पुराने वाले रेशियो में अब कुछ चेंज आ रहा है, वो चेंज हो सकता है कि अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है कि न्यू पार्टनर कोई आए, या पुराने पार्टनर कोई जा रहा हो, या किसी की डेथ हो जा रही है। अगर चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप डील में चेंज आ रही है, रिकंस्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है, तो हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, और जहां पर उसके वैल्यूएशन में आई चेंज को रिकॉर्ड करते हैं उसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स द चेंज दैट टुक प्लेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में जो परिवर्तन आता है, जिस परिवर्तन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है? अब एसेट्स और लायबिलिटीज में कैसे परिवर्तन आ सकते हैं? तीन ही परिवर्तन आ सकते हैं, या तो वो अनचेंज्ड हो, कोई चेंज ना हो, या तो वो इंक्रीज करे, या तो वो डिक्रीज करे। अब सवाल होता है कि अगर एसेट्स, मैं पहले एसेट्स को लेके चल रहा हूं, ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़े, अगर आपके पास बिल्डिंग पहले से 2 लाख की है, आज उसकी वैल्यू 2.5 लाख की हो गई है, तो क्या ये आपके लिए फायदा है या नुकसान? ठीक है, ये फायदा है या नुकसान आप लोग इमेजिन कर सकते हो। सॉरी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग जो 2 लाख की थी वो 2.5 लाख की हो गई है, तो ये तो आपके लिए फायदा है। इसका मतलब साफ है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो मेरे लिए फायदा है। फायदा मतलब क्रेडिट, इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे पास स्टॉक है या फर्नीचर है या मशीनरी है जिसकी वैल्यू कम हो गई, अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो ये मेरे लिए लॉस है। इसका मतलब है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज लॉस, और जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स मेरे प्रॉफिट होते हैं, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स मेरे लिए लॉस होगा। और जैसे प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी प्रकार से लॉस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब लायबिलिटी की तरफ देखते हैं। अगर कोई आपके ऊपर लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर समझते हैं मुझे पेमेंट करनी है, अगर मैं बिजनेस हूं तो मुझे पे करना है क्रेडिटर को 50,000 रुपया। अगर किसी तरीके से मुझे पता चला कि 50 नहीं 48 ही पेमेंट करना है, मुझे 50,000 पेमेंट नहीं करना, कितना करना है 48,000 पेमेंट करनी है, तो क्या ये मेरे लिए फायदा नहीं है?
है फायदा। मुझे कम पेमेंट करना पड़ रहा है तो मेरे लिए फायदा है। अगर मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़ता, अगर अचानक मुझे रियलाइज हो कि एक और लायबिलिटी थी जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूं, 2000 रुपया वहां भी मुझे पेमेंट करनी है, तो ये मेरे लिए लॉस है। तो अगर कोई लायबिलिटी कम हो रही है तो मेरे लिए फायदा है, वहीं कोई लायबिलिटी बढ़ जा रही है तो वो मेरे लिए लॉस है। ठीक उल्टा, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों उल्टे साइड में रिकॉर्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। एसेट्स संपत्ति है तो लायबिलिटी कर्ज है। एसेट्स का बढ़ना बिजनेस के लिए फायदा होता है तो लायबिलिटीज का बढ़ना बिजनेस के लिए लॉस होता है। लायबिलिटीज का घटना बिजनेस के लिए फायदा होता है तो एसेट्स का घटना बिजनेस के लिए लॉस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जिस तरीके से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तो मान लेते हैं कि बिल्डिंग 2 लाख से 2,20,000 हो गया, 2,50,000 हो गया, ये तो क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि अचानक वैल्यूएशन के टाइम पे पता चला कि एक कंप्यूटर मेरे पास था 10,000 रुपए की, जिसकी आज की वैल्यू 8,000 है। ऑल्दो ये डिक्रीज कर रही है वैल्यू ना, साफ साफ देखने से क्या लग रहा है कि लॉस है 2,000 रुपए की। लेकिन जब मैंने बैलेंस शीट अपना चेक किया तो मैंने कंप्यूटर रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ठीक है, तो जो फिगर बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है और अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए फायदा है। भले ही उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वो पहले से रिकॉर्डेड नहीं था और आज आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहले से कंप्यूटर की वैल्यू बुक में कितनी थी? 0, क्योंकि रिकॉर्डेड ही नहीं थी। और आज हम उसे 8,000 रुपए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब 8,000 रुपया इंक्रीज हो गया, तो ये मेरे लिए 8,000 का फायदा है। सिमिलरली अगर कोई नई लायबिलिटी आपके सामने आ जाए, अगर आपको प्रोविजन बनाने के लिए बोल दिया जाए, अगर कोई अनफॉर्सीन लायबिलिटी आपके पास आ जाए तो ये आपके लिए लॉस होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आप लोग इस फॉर्मेट को लिख लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नॉर्मल सा लेजर का फॉर्मेट है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट ऑफ डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट को लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, गेट रेडी। तैयार हैं आप लोग फॉर्मेट लिखने के लिए? यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। किसका है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 साइड है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। ये जो साइड होता है वो क्रेडिट का होता है, ये जो साइड होता है ये डेबिट का होता है। आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीज को। बचपन मीन्स 11th क्लास, कॉमर्स का बचपन वही है ना। तो अगर केवल बाई साइड को हम देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट के केवल बाई साइड को हम लोग देखें तो क्या क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। बाई मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट का मतलब जो बिजनेस के लिए फायदा होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ना और लायबिलिटीज की वैल्यू कम होना। तो बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर कोई नई एसेट्स आपके सामने आ गई तो वो भी आपके लिए फायदा है ना। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, जो अभी मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था। अब अगर डेबिट साइड में देखते हैं तो टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, टू न्यू लायबिलिटी या नई प्रोविजन बनाए या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, इसका मतलब वी आर इन प्रॉफिट। जैसे नॉर्मल लेजर को आप लोग क्लोज करते हो, सिमिलरली यहां भी हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो क्रेडिट साइड के टोटल को मान लेते हैं जोड़ने पे आ गया 2 लाख रुपया और डेबिट के टोटल को जोड़ने पे आ गया 1,40,000 रुपया, तो 60,000 रुपया हम लोग फायदे में है ना। क्रेडिट ज्यादा है तो 60,000 रुपया फायदे में है, तो 60,000 को पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं 2 ही पार्टनर है तो ए और बी में मैंने बांट दिया प्रॉफिट। अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बांट देंगे, ये लॉस हो जाएगा। डेबिट ज्यादा हो जाएगा तो लॉस बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में बांट देंगे। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट खींच लीजिए। फॉर्मेट हो गया आप लोगों का, नोट कर लिया। चलिए अब आपको तैयार होना होगा एक ऐसे प्रश्न के लिए जिसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, जिसमें गुडविल भी निकालना है, जिसमें रिजर्व की भी ट्रीटमेंट करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सीक्वेंस गलत हो गया, कैपिटल पहले होगा बैलेंस शीट बाद। ठीक है, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। सीक्वेंस को लिखिएगा आप लोग, सीक्वेंस लिखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो आपका काम है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 to 1:1,
ठीक है, पहले उन लोग का रेशियो था 2:1, अब क्या हो गया 1:1, तो चेंज हो गया। यहां पर ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले जो आप लोग का स्टेप होना चाहिए वो है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वहीं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या बनता है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। उसके बाद आप लोग का काम बनता है गुडविल कैलकुलेट करना। अगर क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, रिमेंबर नॉट इन द बैलेंस शीट, मैं जो गुडविल के अभी बारे में बात कर रहा हूं वो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एडजस्टमेंट में अगर गुडविल दिया हुआ है या गुडविल आपको कैलकुलेट करना पड़े, अगर दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो यू विल हैव टू, है ना। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 50,000 गुडविल है, तो जो 50,000 गुडविल है उससे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट रिकॉर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। अगर गुडविल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है ये दिया होगा, लाइक गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के 2 years परचेज गुडविल है, तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद अगर 2-year परचेज दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल देंगे और फिर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, खोजी करें। चलिए, तो आप लोगों ने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लिया, आप लोगों ने गुडविल की वैल्यूएशन कर ली और गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखेंगे। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व और प्रॉफिट हो तो उसे पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, दोनों को देंगे। यहाँ कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओल्ड रेशियो पे डिवाइड करना है ना। तो रिजर्व और प्रॉफिट दोनों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो तीनों स्टेप हो गया। सबसे पहला आपने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लिया, दूसरे स्टेप में आपने गुडविल की वैल्यूएशन कर ली, उसकी जर्नल एंट्री कर दी, और तीसरे स्टेप में आपने रिजर्व और पीएल को क्रेडिट साइड में बांट दिया। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिया हो, अभी एडजस्टमेंट वाला मैंने किया था ना, अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिया हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिए हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो, ठीक है, या प्रॉफिट और लॉस दिया हो, जिसका मतलब लॉस होता है, अगर एसेट साइड में दिया हो तो लॉस होता है। अगर ये चारों में से कोई भी या चारों फिगर दिया हो तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, लाइक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1। ठीक है, ये 4 स्टेप हो गए। ये चारों स्टेप कर लेने के बाद अब आपको बनाने हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड न्यू एसेट्स को क्रेडिट साइड में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड न्यू लायबिलिटीज को डेबिट साइड में। क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कीजिए, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट देन वी आर इन प्रॉफिट, द बिजनेस इज इन प्रॉफिट and will be divided in the credit side of partners capital account in their old profit sharing ratio. ठीक है, and if debit is more than credit then it will be divided in the debit side of partners capital account in their old profit sharing ratio. ठीक है, अगर लॉस है तो डेबिट पक्ष में बढ़ जाएगा कैपिटल अकाउंट के, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समाप्त होता है और यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को लेकर चलेंगे, और याद रखिएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में फिर से सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो करना है, फिर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है, फिर से कैपिटल अकाउंट बनाने आपको पूछेंगे, फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछेगा। ये सब चीज फिर से आपके सामने आने वाला है। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल रहेगा तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में गुडविल रहेगा तो क्या करेंगे, सारे सवाल पार्टनरशिप के एडमिशन में फिर से आपसे पूछे जाएंगे। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पे बने हुए दोनों वीडियोस को बार बार देखिए, जिस पॉइंट पे आपको परेशानी हो रही है उस वीडियो को बार बार देखिए, उस पोर्शन को बार बार देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
एडमिशन चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को नोट कीजिए, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और चैप्टर को खत्म कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर।